प्रिय विद्यार्थियों, हम कौटिल्य अर्थशास्त्र की चर्चा कर रहे थे, जिनमें हमने अर्थव्यवस्था और अंतर्राज्यीय संबंधों की चर्चा पिछले वीडियो में की थी। अब हम बात कर रहे हैं जिसे अंग्रेज़ी में डिप्लोमेसी या कूटनीति या परराष्ट्र नीति को कहा जाता है। उसके संबंध में कौटिल्य ने 60 गुण यानी 6 प्रकार के गुणों से युक्त नीति का बताई है, नीति को विस्तृत रूप में व्याख्या की है। जैसे कि संधि, विग्रह यानी युद्ध, आसन यानी उदासीन या तटस्थता की वृत्ति, यान यानी शत्रु पर आक्रमण, संश्रय यानी बलवान राज्य का आश्रय शरण में जाना, और द्वैधी भाव, एक राजा से संधि और दूसरे से युद्ध की नीति। तो विभिन्न नीतियों के प्रयोग के लिए कौटिल्य ने विस्तृत और महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं। और दूसरे राज्य की शक्ति अधिक होने पर उससे संधि की जाए, अपने राज्य की शक्ति अधिक होने पर युद्ध की नीति अपनाई जाए। तो जब हम देखें कि दूसरा राज्य पराजित हमें नहीं कर सकता तो और ना हम उसे पराजित कर सकते हैं, तो उस स्थिति में आसन यानी उदासीनता या तटस्थता की नीति को अपनाया जाए। और अपने राज्य में पर्याप्त शक्ति होने पर यान यानी आक्रमण की नीति को अपनाया जाए। तो आप देख सकते हैं कि संधि, विग्रह, आसन, यान, संश्रय और द्वैधी भाव उन्होंने अलग अलग परिस्थितियों के लिए उचित बताया। यदि राज्य निर्बल हो और किसी अन्य सबल राज्य का संश्रय ले तो भी कोई आपत्ति का विषय नहीं है। और लक्ष्य की पूर्ति के लिए यदि किसी अन्य राजा की सहायता की आवश्यकता हो तो उससे संधि करके दूसरे राज्य के साथ युद्ध। इस प्रकार द्वैधी भाव की नीति यानी एक और एक प्रकार की नीति और दूसरी तरफ दूसरी प्रकार की, यानी जिस प्रकार की आवश्यकता हो वैसी ही नीति का अनुसरण करना, समयानुकूल निर्णय लेना अत्यावश्यक माना गया है। परिस्थिति के अनुरूप ही निर्णय लिया जाए ऐसा अनिवार्य माना गया है 60 गुण नीति के उपयोग के संदर्भ में। विजिगीषु राजा को 60 गुण के सभी जो साधन हैं, उपाय हैं, उनका यथास्थान, यथा समय, आवश्यकता के अनुरूप उचित प्रकार से उसको व्यवहार में लाना है। और युद्ध और संधि दोनों नीतियों से समान लाभ की संभावना हो तो उस स्थिति में युद्ध की नीति को नहीं वरन संधि की नीति को अपनाना ही श्रेयस्कर माना है, क्योंकि युद्ध अंततः शक्ति, धन का क्षय करने वाला और अनेक हानियां देने वाला माना गया है। तो कौटिल्य ने परराष्ट्र नीति की सफलता या उसके सुचारू संचालन के लिए साम, दाम, दंड और भेद, इन चारों उपायों का निर्देश किया है। यानी साम, दाम, दंड, भेद यथास्थान पे उपयोग में लाने हैं। कौटिल्य ने कहा है कि दुर्बल राजाओं को वश में करने के लिए साम और दाम उपयोग करना चाहिए, सबल राजाओं को भेद और दंड के उपायों से नियंत्रण में लाना चाहिए। और 3 प्रकार की शक्तियों या बल को माना है: मंत्र शक्ति, प्रभु शक्ति और उत्साह शक्ति। मंत्र शक्ति ज्ञान या बुद्धि बल का नाम है। प्रभु शक्ति कोष और सेना के संयुक्त बल को कहा गया है। और राजा का पराक्रम उत्साह शक्ति है। कौटिल्य के अनुसार इन तीनों शक्तियों के संपन्नता से ही राजा विजयी होता है, इन तीनों शक्तियों के समूह से, और इनसे हीन राजा पराभूत या पराजित होता है। कौटिल्य ने जिन 3 अवस्थाओं का उल्लेख किया है वो है स्थान, वृद्धि और क्षय। स्थान से आशय है यथावत स्थिति बनाए रखना, वृद्धि राज्य के सभी प्रकार के विकास, और क्षय जो है पराभव की अवस्था का नाम है। कौटिल्य ने कहा है कि राजा को शत्रु राज्य के प्रति ऐसी नीति अपनानी चाहिए कि उससे अपने राज्य की वृद्धि और शत्रु राज्य का क्षय हो, यानी अपने राज्य का विस्तार या उसका पराक्रम बढ़े, उसकी संपन्नता बढ़े, और शत्रु राज्य का नाश हो, उसकी हानि हो। युद्ध के प्रश्न के विषय में 2 प्रकार की बात कही है: प्रकाश युद्ध और कूट युद्ध। जब राजा की शक्ति प्रबल हो, विजय की निश्चित संभावना हो, तो प्रकट युद्ध यानी सामने आकर के युद्ध करना चाहिए। जब राजा की स्थिति सुदृढ़ ना हो तो कूट युद्ध या तूषणी युद्ध का सहारा लेना चाहिए, उसका आश्रय लेना चाहिए। कूट युद्ध में छल, कपट, माया सभी को उचित माना है उसका प्रयोग करना।
और कौटिल्य ने पराजित राज्य की प्रजा के प्रति उदार और मानवीय व्यवहार करने का दृष्टिकोण रखने का आग्रह किया है, निर्देश किया है। और विजयी राजा को अपने धर्म, प्रजा पर अनुग्रह, करों की मुक्ति, दान और प्रजा के कल्याण के लिए कार्य करना और विजित राजा प्रजा को संतुष्ट और प्रसन्न करना चाहिए। विजेता राजा को अपने अधीन राज्य को की प्रजा को के अनुसार ही भाषा और आचरण का उपयोग करना चाहिए। वहाँ के देवता, वहाँ के समाज, उत्सव आदि का सम्मान करना चाहिए और उसके अनुरूप ही निर्णय करने चाहिए। और विजित राज्य के जनमत को अपने अनुकूल बनाए रखने के प्रयास करते रहना चाहिए। इसके लिए अपने समस्त साधनों और गुप्तचरों का भी उपयोग उसे करना चाहिए, ऐसा निर्देश उन्होंने किया है। और राज्यों के बीच पारस्परिक संबंधों के निर्वाह के लिए कौटिल्य ने 3 प्रकार के दूतों, यानी जिनको आप डिप्लोमेट्स कहते हैं, राजदूत कहते हैं, उस प्रकार का उल्लेख किया है। तो निष्ठार्थ, परिमितार्थ और शास्वहर, ये प्रकार बताए हैं उन्होंने। और धर्म और नैतिकता के प्रति उन्होंने अर्थ के प्रबल समर्थक होते हुए भी धर्म की सार्वभौमिकता, धर्म की उपयोगिता का उन्होंने निषेध नहीं किया है। वेदों, धर्मशास्त्रों द्वारा निश्चित वर्णाश्रम व्यवस्था को स्वीकार करना, ब्राह्मणों के विशेषाधिकारों को भी कुछ सीमा तक स्वीकार किया है। पुरोहितों की नियुक्ति शासक के लिए अनिवार्य मानी है। और कौटिल्य जो हैं वो शासक के लिए आध्यात्मिक सत्ता के प्रतीक ब्राह्मणों द्वारा निर्दिष्ट राजतंत्र की कल्पना करते हैं और राजनीतिक उद्देश्यों की सिद्धि के लिए प्रजा की धार्मिक भावनाओं का अनुचित लाभ उठाने का भी कुछ अंश तक उन्होंने समर्थन किया है। और गुप्तचरों में झूठे साधु और सन्यासियों को शामिल किया जाना। और हालांकि कौटिल्य ने अपने से पहले पूर्ववर्ती भारद्वाज जैसे अर्थशास्त्र आचार्यों द्वारा प्रतिपादित अनैतिक शासन कला का विरोध किया है और राज्य की सुरक्षा के संबंध में उन्होंने भारद्वाज के विचारों का खंडन किया है। और इसके अतिरिक्त हम कह सकते हैं नैतिकता के प्रति कौटिल्य के विचारों का ये एक दूसरा पक्ष ये है कि परराष्ट्र नीति या विदेश नीति जिसे हम कह सकते हैं, उसके संदर्भ में वो शासक और राज्य और शासक वंश के लिए छल, कपट, छद्म, अनैतिक आचरण को भी उचित मानते हैं। वह शत्रु राज्य के प्रति आक्रमणकारी नीति और कूट युद्ध का भी समर्थन करते हैं। राज्य हित को कहने का आशय है कि सर्वोपरि माना गया है और उसके हित में साधन में जिस प्रकार के भी नैतिक सिद्धांतों की उपेक्षा करने की आवश्यकता है उससे उनको परहेज नहीं है। कौटिल्य जो हैं वो अरस्तु की भांति यथार्थवादी विचारक माने जा सकते हैं। अरस्तु की तरह उनके विचार इतिहास के अध्ययन और वास्तविकता पर आधारित हैं। राजनीतिज्ञों के लिए और कूटनीतिक संबंधों के लिए, अर्थशास्त्र के लिए यह एक मार्गदर्शक ग्रंथ है। और अपने राज्य के विस्तार के लिए किस प्रकार के उपाय शासक को करने चाहिए उसका विस्तार सहित विवरण देने के कारण। और कौटिल्य राजनीति को धर्म और नैतिकता से अलग नहीं करते, धर्म की सीमाओं में रहकर ही राज्य को कार्य करने की या राज्य को कार्य करने का निर्देश देते हैं। तो ये सब विशिष्टताएं उसको जो है कौटिल्य अर्थशास्त्र को एक विशिष्ट स्थान देती है। तो इस प्रकार सामाजिक आर्थिक जीवन के संदर्भ में ज्ञान प्राप्त करने के लिए कौटिल्य अर्थशास्त्र महत्वपूर्ण रचना है और अर्थशास्त्र परंपरा जो भारत की रही है उसमें एक विशेष स्थान रखता है। आशा है आपके लिए ये उपयोगी वीडियो होंगे। धन्यवाद।